यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। डार्क बिस्ट साम्राज्य का शाही महल। शाही महल के भीतर बने हॉल में केवल दो लोग थे, एक आरव और दूसरा बिस्ट सम्राट। बिस्ट सम्राट धीरे से बोला, अगर तुम अपनी मां को बचाना चाहते हो तो तुम्हें पुष्प महल के खिलाफ जाना होगा। आखिर पुष्प महल के लिए इस समय समझौता करना बिल्कुल असंभव है। भले ही तुम्हारी प्राकृतिक प्रतिभा असाधारण है और तलवार मार्ग में तुम्हारा कौशल शानदार है, लेकिन अंत में तुम उनके लिए केवल एक आत्मिक स्तर के साधक हो जिसे वे एक उंगली के इशारे से मिटा सकते हैं। दूसरे शब्दों में, तुम अपनी मां को केवल शक्ति के बल पर ही बचा सकते हो। आरव थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने एक हल्की सांस ली और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी। उसने कहा, तो फिर मैं उन्हें शक्ति के बल पर ही बचाऊंगा। वह पुष्प महल के साथ समझौता करने के लिए तैयार था यदि इसका मतलब उसकी मां को बचाना होता। दुर्भाग्य से उन्होंने उसे गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए ऐसा प्रयास करना अपमान को निमंत्रण देने जैसा था। चूंकि स्थिति ऐसी थी, तो उसे लगा कि पूरे पुष्प महल को ही नष्ट कर देना बेहतर होगा। बिस्ट सम्राट ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। बच्चे, यह कहना आसान है। भले ही मैं तुम्हारी मदद करने के लिए सहमत हो गया हूं, लेकिन वह सिर्फ मैं हूं, पूरा डार्क बिस्ट साम्राज्य नहीं। आखिर भले ही मैं डार्क बिस्ट साम्राज्य का सम्राट हूं, लेकिन कई चीजें केवल मेरी इच्छा से तय नहीं की जा सकती। खासकर जब दक्षिणी क्षेत्र की शक्तियों के साथ व्यवहार करना हो, क्योंकि एक छोटी सी गलती मनुष्यों और डार्क बिस्ट के बीच पूर्ण युद्ध छेड़ सकती है। आरव मुस्कुराया और बोला, मैं आपकी चिंताओं को समझता हूं बिस्ट सम्राट, लेकिन क्या होगा अगर मैं कुछ ऐसा प्रदान करूं जिसकी डार्क बिस्ट साम्राज्य को आवश्यकता है? जब तक लाभ पर्याप्त है, तब तक मेरा मानना है कि आपके साम्राज्य में कोई भी आपत्ति नहीं करेगा, है ना? ओह, बिस्ट सम्राट की आंखों में थोड़ी रुचि जागी और उसने कहा, कृपया बताओ। मैं एक डार्क बिस्ट की प्राकृतिक प्रतिभा और ब्लडलाइन की सीमाओं को बदल सकता हूं। आरव ने बिस्ट सम्राट की आंखों में झांका और धीमी आवाज में बोला। यह उसका असली तुरुप का पत्ता था, या यह कहा जाना चाहिए कि डार्क बिस्ट साम्राज्य उसका असली तुरुप का पत्ता था। यदि वह डार्क बिस्ट साम्राज्य का समर्थन हासिल करना चाहता था, तो उसे उन्हें कुछ ऐसा देना था जिसे पूरा डार्क बिस्ट साम्राज्य ठुकरा न सके, और सौभाग्य से उसके पास ऐसी चीज थी। निश्चित रूप से जब बिस्ट सम्राट ने आरव की बात सुनी तो उसके चेहरे की मुस्कान जम गई। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ भींच लिया। उसने थोड़ी देर आरव को घूरकर देखा और फिर कहा, क्या यह सचमुच सच है? अगर यह बात किसी और ने कही होती, तो उसने उस व्यक्ति को मौके पर ही मार दिया होता। क्यों? क्योंकि यह एक सपने जैसा था। किसी की प्राकृतिक प्रतिभा को बदलना असंभव नहीं था। जब तक किसी के पास कुछ कीमती खजाने हो या वह एक निश्चित कीमत चुकाने को तैयार हो, तब तक औसत प्रतिभा में थोड़ा सुधार करना संभव था। हालांकि ब्लडलाइन में सुधार करना असंभव था। ब्लडलाइन वह चीज है जिसके साथ कोई पैदा होता है, और यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे कोई बाहरी शक्ति या खजाना बदल सके। जब तक कोई संतस्तर में प्रवेश न कर जाए और अपनी मज्जा और ब्लडलाइन को बदलने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा का उपयोग न करे, तब तक बाहरी ताकतों के माध्यम से ब्लडलाइन में सुधार करना बिल्कुल असंभव था। डार्क बिस्ट के लिए ब्लडलाइन अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उनके ब्लडलाइन की ताकत सीधे उनकी भविष्य की उपलब्धियों को प्रभावित करती थी। जैसे कुछ डार्क बिस्ट अपने पूरे जीवन काल में केवल राजा स्तर या आत्मिक स्तर पर ही रह सकते थे। यह उनके ब्लडलाइन के प्रतिबंधों का प्रभाव था। दूसरी ओर कुछ डार्क बिस्ट जन्म के समय ही राजा स्तर या आत्मिक स्तर पर होते थे। डार्क बिस्ट के लिए यही उनके ब्लडलाइन का महत्व था।
फिर भी अब आरव ने कहा था कि वह डार्क बिस्ट को उनके ब्लडलाइन के प्रतिबंधों से उबरने में मदद कर सकता है। यदि यह बात किसी और ने बिस्ट सम्राट से कही होती तो वह व्यक्ति अब तक मर चुका होता, लेकिन यह अलग था क्योंकि आरव ने यह बात कही थी, इसलिए इसने बिस्ट सम्राट को केवल गंभीर कर दिया। बेशक उसके चेहरे पर उत्तेजना और खुशी भी थी, क्योंकि उसे लगा कि अगर इस दुनिया में कोई वास्तव में ऐसा कर सकता है तो किंवदंतियों के संतस्तर के विशेषज्ञों के अलावा आरव ही अकेला था। क्योंकि उसे महसूस हुआ कि किंवदंतियों का वह कीमती खजाना शायद आरव के पास ही है। बिस्ट सम्राट, क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा मजाक करूंगा? आरव ने कहा। जब उसने बिस्ट सम्राट के हाव भाव देखे तो वह जान गया कि उसके पास डार्क बिस्ट साम्राज्य जैसे विशाल साम्राज्य की सहायता सुरक्षित करने का मौका है। जब तक उसे डार्क बिस्ट साम्राज्य की सहायता प्राप्त है तब वह पुष्प महल के खिलाफ जाने की अपनी क्षमता में और भी आश्वस्त होगा। बिस्ट सम्राट ने काफी देर तक गहराई से सोचा और फिर कहा, यह एक ऐसा मामला है जिसके बड़े निहितार्थ हैं, इसलिए मुझे इसे व्यक्तिगत रूप से देखना होगा। अन्यथा मैं सहमत होने का साहस नहीं कर सकता। सिर्फ मैं ही नहीं, कबीले के वे बूढ़े लोग भी सहमत नहीं होंगे। आरव ने सिर हिलाया और कहा, तो मैं बिस्ट सम्राट को कष्ट दूंगा कि वे ग्रे और सिल्वर को यहाँ ले आएं। वैसे वे अभी महामाया पर्वत में हैं। 15 मिनट बाद हॉल के भीतर 10 से अधिक बूढ़े आदमी प्रकट हुए। बेशक वहां ग्रे और सिल्वर भी थे जो पहले से कहीं अधिक बड़े हो गए थे। आरव ने उन्हें देखते ही संतुष्टि के साथ सिर हिलाया क्योंकि ये दोनों वास्तव में आत्मिक स्तर पर पहुंच चुके थे। जैसे ही उन्होंने आरव को देखा उन्होंने तुरंत अपना आकार छोटा कर लिया और आरव के पास आ गए और फिर वे आरव के खिलाफ अपना सिर रगड़ने लगे। जाहिर है उन्हें भी आरव की बहुत याद आ रही थी। बिस्ट सम्राट और उन बूढ़े लोगों की निगाहें लगातार ग्रे और सिल्वर पर टिकी हुई थीं और ऐसा लग रहा था कि वे इन दोनों भेड़ियों को खा जाना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद उन बूढ़े लोगों में से एक ने गहरी सांस ली और कहा, वे वास्तव में आत्मिक स्तर तक पहुंच गए हैं। ये दोनों केवल निम्न रक्त रेखा वाले साधारण भेड़िए हैं। भले ही वे आत्मिक स्तर प्राप्त कर सकें, इसमें कम से कम 100 साल लगेंगे और यह तभी संभव होगा जब उन्हें कोई असाधारण सौभाग्य प्राप्त हो। लेकिन अब कितना समय हुआ है? इसके अलावा मैं महसूस कर पा रहा हूं कि उनकी रक्तरेखाएं उत्परिवर्तित हो गई हैं। नहीं केवल उनका रक्त ही नहीं बल्कि उनकी मज्जा और मेरिडियन भी बदल गए हैं। संक्षेप में उनकी भविष्य की उपलब्धियां असीमित हैं। एक अन्य बूढ़े व्यक्ति ने कहा, वास्तव में इन दो छोटे साथियों के पास मौजूद वर्तमान प्राकृतिक प्रतिभा और ब्लडलाइन आकाशगर्जन दैत्य भेड़िया कबीला के शावकों से कम नहीं है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए कि इस दुनिया में वास्तव में प्राकृतिक प्रतिभा और रक्त रेखा को बदलने का कोई तरीका है। इस बीच वह बूढ़ा व्यक्ति और उसके बगल के अन्य बूढ़े लोग आरव को घूरने लगे। उन सभी की निगाहें चमक रही थीं जैसे कि वे किसी सुंदर खजाने को देख रहे हों और इससे आरव को अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस हुई। बच्चे, तुम एक बार में कितने डार्क बिस्ट को बदल सकते हो? डार्क बिस्ट साम्राज्य के बुजुर्गों में से एक ने पूछा। आरव ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और कहा, मैं 1 महीने में अधिकतम 10 कर सकता हूँ। वास्तव में वह इसे बिना किसी सीमा के कर सकता था और उसे बस उन्हें सूक्ष्म भंवर के भीतर के स्थान में रखना था। हालांकि वह मूर्ख नहीं था और अपनी कुछ चालों को गुप्त रखना ही हमेशा सबसे अच्छा होता है। 1 महीने में 10? वह बूढ़ा व्यक्ति झिझक गया और स्पष्ट रूप से इस उत्तर से काफी नाखुश था। वास्तव में यह वास्तव में एक बड़ी संख्या है,
एक अन्य बुजुर्ग ने कहा, यह 1 साल में 120 होता है। 1 साल में 120 प्रतिभाएं और 10 साल में 200। यदि यह जारी रहता है तो 100 वर्षों के भीतर हमारे डार्क बिस्ट साम्राज्य में बड़ी संख्या में असाधारण विशेषज्ञ प्रकट होंगे। उस समय हमारे लिए दैत्य क्षेत्र में प्रवेश करना बेहद आसान नहीं होगा। जब उन्होंने इस बुजुर्ग की बात सुनी तो अन्य लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। 100 साल उनके लिए केवल एक पल के बराबर थे। हालांकि आरव की शर्तें वास्तव में काफी कठिन थीं। बिस्ट सम्राट ने अचानक कहा, सच कहूं तो तुम हमें प्रभावित करने में सफल रहे हो। हालांकि पुष्प महल के खिलाफ कार्रवाई करना कोई छोटी बात नहीं है और थोड़ी सी भी गलती शायद मेरे डार्क बिस्ट साम्राज्य के लिए आपदा लाएगी, इसलिए हमें इस बारे में सोचने दें। भले ही मानव संप्रदाय आपस में साजिश रच रहे थे और लड़ रहे थे और यहाँ तक कि महाचिन साम्राज्य के साथ भी उनके खराब संबंध थे, लेकिन अगर उनके डार्क बिस्ट साम्राज्य के सदस्यों ने मानव दुनिया में प्रवेश करने की हिम्मत की तो वे विभिन्न संप्रदाय और महाचिन साम्राज्य निश्चित रूप से उनके खिलाफ एकजुट हो जाएंगे। डार्क बिस्ट साम्राज्य वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन वह अभी भी दक्षिणी क्षेत्र में पूरी मानव जाति को चुनौती देने में असमर्थ था। आरव मुस्कुराया और बोला, वास्तव में आपको उस बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है महोदय, क्योंकि मुझे केवल डार्क बिस्ट साम्राज्य की उच्च स्तरीय सेनाओं की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में, मुझे आत्मिक स्तर और आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों की आवश्यकता है। इसके अलावा हम केवल पुष्प महल के खिलाफ काम कर रहे हैं, न कि महाचिन साम्राज्य के। मेरा मानना है कि महाचिन साम्राज्य को भी ऐसा होते देख खुशी होगी। बिस्ट सम्राट ने एक पल के लिए सोचा और फिर वह मुस्कुराते हुए बोला, वास्तव में संस्थापक सम्राट महत्वाकांक्षा से भरे हुए हैं और उनकी बहुत लंबे समय से दक्षिणी क्षेत्र के उन 6 असाधारण संप्रदायों को नष्ट करने की मंशा रही है। यदि मेरा डार्क बिस्ट साम्राज्य दक्षिणी क्षेत्र के संप्रदायों के बीच की लड़ाई में हस्तक्षेप करता है तो तलवार संप्रदाय और पुष्प महल निश्चित रूप से भारी रूप से घायल हो जाएंगे, भले ही वे विनाश से बचने में सक्षम हों। यह निस्संदेह महाचिन साम्राज्य के लिए एक अच्छी बात है। तो बिस्ट सम्राट, आप सहमत हैं? आरव ने धीरे से अपनी मुट्ठियां भींच लीं, जबकि उसके दिल की धड़कन तेज होने से नहीं रुक सकी। बिस्ट सम्राट मुस्कुराया और बोला, मेरा डार्क बिस्ट साम्राज्य 30 आत्मोन्नति स्तर के डार्क बिस्ट, 100 आत्मिक स्तर के डार्क बिस्ट और मुझे भेजेगा। क्या तुम संतुष्ट हो? आरव के दिल की चिंता यह सुनते ही तुरंत कम हो गई और उसने कहा, बेशक मैं हूँ। बिस्ट सम्राट ने सिर हिलाया और फिर उसने अन्य बूढ़े लोगों की ओर देखा और कहा, क्या बुजुर्गों को कोई आपत्ति है? बूढ़े लोगों में से एक ने गहरी सोच में डूबते हुए माथे पर बल डाला और फिर कहा, इस मामले के बड़े निहितार्थ हैं। हमें इस पर और विचार करना चाहिए। आखिरकार एक भी गलती हमारे डार्क बिस्ट सम्राट को भारी चोट पहुंचा सकती है। बुजुर्ग, वे शब्द गलत हैं, पिछले बूढ़े व्यक्ति के बगल में एक सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बिना कष्ट के कुछ प्राप्त नहीं होता। यदि हम अगले 100 वर्षों के भीतर अपने डार्क बिस्ट साम्राज्य के भीतर असाधारण विशेषज्ञों का एक समूह बनाने में सक्षम हैं, तो क्या हुआ अगर हमें एक निश्चित मात्रा में नुकसान उठाना पड़े या पूरे साम्राज्य को भारी चोट पहुंचे? जब वह यहाँ तक बोला तो सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने बिस्ट सम्राट की ओर देखा और कहा, मैं बिस्ट सम्राट के फैसले के पक्ष में हूँ। आरव की आंखें उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर तुरंत चमक उठीं और उस बूढ़े व्यक्ति के प्रति उसके मन में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। वह तुरंत सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति के पास गया और फिर उसने थोड़ा झुककर कहा, धन्यवाद महोदय। वैसे क्या मैं जान सकता हूं कि क्या महोदय के कबीले में अच्छी प्राकृतिक प्रतिभा वाला कोई शिष्य है? सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा दंग रह गया और फिर वह आरव को समझ गया। वह तुरंत खुशी से झूम उठा और बोला, मेरे पास है, बिल्कुल है।
हाँ हाँ, तुम एक शानदार बच्चे हो। अन्य लोग इस दृश्य को देखकर जल्दी ही अपने सदमे से उबर गए। मैं बिस्ट सम्राट के फैसले से सहमत हूँ। मैं सहमत हूँ। सहमत हूँ। इस क्षण वे अंततः समझ गए कि वे इस मानव बच्चे को नाराज नहीं कर सकते, क्योंकि वह उनके कबीले के छोटे साथियों की ब्लडलाइन बदल सकता था। जब उन्होंने यह समझ लिया तो उन सभी ने आरव को मैत्रीपूर्ण संकेत भेजने शुरू कर दिए, और यहाँ तक कि वह बूढ़ा व्यक्ति बुजुर्ग जो पहले फैसले के विरोध में था, उसके चेहरे पर भी चापलूसी भरी मुस्कान थी और वह आरव के साथ ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे कि वह उसका अच्छा दोस्त हो। जब बिस्ट सम्राट ने यह दृश्य देखा तो उसके चेहरे की मुस्कान और भी गहरी हो गई। डार्क बिस्ट साम्राज्य और आरव के बीच संबंध जितने करीबी थे, वह उतना ही खुश था। भले ही आरव के पास वह कीमती खजाना न हो, लेकिन आरव के पास जो प्राकृतिक प्रतिभा और क्षमता थी, आरव भविष्य में निश्चित रूप से एक असाधारण विशेषज्ञ बनेगा। एक असाधारण मानव विशेषज्ञ को मित्र के रूप में पाना डार्क बिस्ट सम्राट के लिए सौभाग्य की बात थी। इसके अलावा आरव का उस रहस्यमयी दिव्य मिंक के साथ असाधारण रूप से करीबी रिश्ता था, इसलिए यदि उसका डार्क बिस्ट साम्राज्य भविष्य में दैत्य क्षेत्र में जाने का निर्णय लेता है तो उन्हें शायद उस दिव्य मिंक पर निर्भर रहना होगा। संक्षेप में, आरव के साथ अच्छे संबंध बनाना सही था। कितने मूर्ख हैं उन मनुष्यों ने वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति को अपना कट्टर दुश्मन बना लिया जो स्वभाव से इतना समृद्ध है और जिसके पास इतनी असाधारण प्राकृतिक प्रतिभा है। विशेष रूप से तलवार संप्रदाय, जिसने वास्तव में आरव को त्याग दिया। कितना हास्यास्पद है। लेकिन यह भी अच्छा है। यह मनुष्यों के लिए घाटा है, लेकिन मेरे डार्क बिस्ट साम्राज्य के लिए भाग्य है। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आरव डार्क बिस्ट साम्राज्य की सहायता प्राप्त करने के बाद तुरंत दक्षिणी क्षेत्र नहीं लौटा, बल्कि इसके बजाय उसने अपनी युद्ध साधना तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। उसके तुरंत वापस न लौटने का कारण यह था कि महाचिन साम्राज्य और दक्षिणी क्षेत्र की 6 महान शक्तियों की हरकतें वास्तव में बहुत अजीब थीं। उसके मूल्यांकन के अनुसार इन दोनों पक्षों के बीच युद्ध छिड़ने में अब ज्यादा देर नहीं थी। आरव की योजना यह थी कि जब पुष्प महल, आदित्य विद्यालय और अन्य संप्रदाय महाचिन साम्राज्य के साथ युद्ध में व्यस्त हों, तब वह उस अवसर का लाभ उठाकर दक्षिणी क्षेत्र में वापसी करे। उसके लिए सबसे अच्छा यह होता कि वह पुष्प महल को पूरी तरह नष्ट कर दे, और यदि वह ऐसा नहीं भी कर पाता, तब भी वह उसे एक भारी झटका देना चाहता था। इस क्षण उसके पास पुष्प महल के विरुद्ध जाने की क्षमता थी, और उसके पास केवल एक अवसर की कमी थी। आरव साधना कक्ष में पालथी मारकर बैठा था, जिसे बिस्ट सम्राट ने उसके लिए व्यवस्थित किया था, और ड्रैगनबोन उसके सामने शांति से तैर रही थी। ड्रैगनबोन के अलावा वहां नरक अग्नि, नाइन्थ नर्क हिमसमीर और बैंगनी मेघ वज्र भी मौजूद थे। इन तीनों प्राकृतिक खजानों की शक्ति पर कोई संदेह नहीं था, लेकिन आरव उनकी शक्ति का पूर्ण क्षमता तक उपयोग करने में असमर्थ था, और यह एक ऐसी बात थी जिससे वह काफी निराश महसूस करता था। यदि वह उनकी पूरी शक्ति को सामने लाना चाहता था, तो उसे प्राचीन म्यान की तलवार की आत्मा द्वारा पहले बताई गई बात के अनुसार उनसे पूरी तरह परिचित होना था, और यह सबसे अच्छा होता यदि वह उनके साथ एक मानसिक संबंध बना पाता। वह अभी उन तीनों को नियंत्रित तो कर सकता था, लेकिन वह उनके साथ मानसिक संबंध बनाने में असमर्थ था, और यही सटीक कारण था कि वह इन तीनों प्राकृतिक खजानों की शक्ति का पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रहा था। भले ही वह अभी उनके साथ मानसिक संबंध नहीं बना सका था, लेकिन वह इसके बहुत करीब था। आखिरकार वे दिनरात उसके सूक्ष्म भंवर के भीतर पोषित हुए थे, इसलिए उसके और इन तीनों खजानों के बीच कमोबेश एक संबंध मौजूद था। जैसे कि इसी समय
उसे हल्का सा आभास हुआ कि नरक अग्नि बैंगनी मेघ वज्र से बहुत चिढ़ी हुई लग रही थी, और यदि वह इसे दबा नहीं रहा होता तो नरक अग्नि ने शायद बैंगनी मेघ वज्र के साथ लड़ना शुरू कर दिया होता। यही वह बात थी जिससे आरव सबसे अधिक निराश महसूस कर रहा था, क्योंकि नरक अग्नि 9th नरक हिमसमीर के साथ तो मिल सकती थी, लेकिन वह बैंगनी मेघ वज्र के साथ विलीन नहीं हो सकती थी। जैसे ही बैंगनी मेघ वज्र को जोड़ा जाता, नरक अग्नि तुरंत उसका विरोध करने लगती, और इसने आरव को बहुत असहाय महसूस कराया। अन्यथा यदि वे एक साथ मिल जाते तो उनकी संयुक्त शक्ति कितनी भयानक होती। वह शायद तलवार क्षेत्र का उपयोग किए बिना भी एक आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ को मारने में सक्षम होता। इन तीनों प्राकृतिक खजानों को एक साथ मिलाना बहुत कठिन था, लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। वह उन्हें विलीन करने और एक नई तकनीक बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। आरव ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और फिर उसने तलवार क्षेत्र को सक्रिय किया, क्योंकि वह केवल अपने तलवार क्षेत्र के भीतर ही इन तीनों खजानों के साथ निर्भीकता से खेलने की हिम्मत कर सकता था। यदि वह इसके बाहर होता, तो यदि वे बेकाबू हो जाते तो शायद वह खुद भी मर जाता। वह घटना जब वह तलवार संरचना से जुड़ी नरक अग्नि द्वारा भारी रूप से घायल हो गया था, अभी भी उसकी यादों में ताजा थी। वह अपने तलवार क्षेत्र के भीतर एक संप्रभु की तरह था, और यदि वे उसके सामने फट भी जाते तो भी ये तीनों खजाने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते। आरव के नियंत्रण में तीनों प्राकृतिक खजाने एक दूसरे के करीब आने लगे। हालांकि जैसे ही वे संपर्क में आए, नरक अग्नि और बैंगनी मेघ वज्र आपस में टकराकर फट गए। तलवार क्षेत्र तुरंत बिजली और लपटों के विस्तार से भर गया। इसके अलावा 9th नरक हिमसमीर भी जैसे उत्तेजित हो गया था, और वह अनगिनत छोटे बवंडरों में बदल गया जो तलवार क्षेत्र के भीतर दिखाई देने लगे। इस दृश्य को देखकर आरव की पलकें झपकने लगीं। सौभाग्य से मैंने तलवार क्षेत्र का उपयोग किया, अन्यथा भले ही मेरे पास सुरक्षा के लिए मृत्युलोक सम्राट कवच और मेरा शारीरिक बचाव हो, फिर भी यह स्थिति भयानक होती। वह जानता था कि ये तीनों खजाने एक दूसरे को अस्वीकार करते हैं, इसलिए वह बिल्कुल भी निराश नहीं हुआ। उसने धीरे धीरे उन्हें अलग करना शुरू किया, और फिर उसने उन्हें धीरे धीरे फिर से मिलाने की कोशिश की। महाचिन साम्राज्य का शाही महल। इस समय हॉल के भीतर 23 मध्यम आयु वर्ग के पुरुष खड़े थे, और यह स्थापना पूर्वज थे जो हॉल के सामने खड़े थे। इन 23 पुरुषों में से हर एक आत्मोन्नति स्तर पर था, और उनमें से 9 वास्तव में महाचिन साम्राज्य के 9 प्रसिद्ध जागीरदार थे। वे 9 जागीरदार 9 राज्यों और 10 लाख सैनिकों को नियंत्रित करते थे। इसके अलावा उनमें से हर एक आत्मोन्नति स्तर का विशेषज्ञ था। उनमें से सबसे कमजोर आत्मोन्नति स्तर के 5वें रैंक पर था, जबकि सबसे मजबूत शिखर पर था। दूसरी ओर शेष 14 वे हस्तियां थीं जो साम्राज्य में महान अधिकार रखती थीं, जैसे ललित सिंह और बलीश। भले ही वे 9 जागीरदारों की तरह 10 लाख सैनिकों की कमान नहीं संभालते थे, लेकिन वे साम्राज्य की सबसे विशिष्ट सेनाओं की कमान संभालते थे। उदाहरण के लिए बलीश रक्तस्नान शिविर का प्रबंधन करता था। भले ही इस शिविर में केवल कुछ 10,000 सदस्य थे, लेकिन उनमें से सबसे कमजोर राजा स्तर पर था, जबकि उनमें अनगिनत आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ थे। संक्षेप में, हॉल के भीतर खड़े अस्तित्व वे थे जो महाचिन साम्राज्य में सबसे अधिक शक्ति रखते थे। स्थापना पूर्वज की दृष्टि ललित सिंह पर पड़ी और उन्होंने शांति से पूछा, ललित सिंह, आदित्य विद्यालय और अन्य संप्रदायों द्वारा तलवार संप्रदाय को नष्ट करने की कोशिश के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? ललित सिंह ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर कहा, मुझे लगता है कि इस सब के पीछे कोई साजिश है। आदित्य विद्यालय और अन्य मूर्ख नहीं हैं, फिर भी उन्होंने तलवार संप्रदाय पर हमला जारी रखने का साहस किया, जबकि हमारे महाचिन साम्राज्य ने अपनी सभी विशिष्ट सेनाओं को वापस बुला लिया है।
मेरा मानना है कि वे निडर हैं और उनके पास भरोसा करने के लिए कुछ है। यहाँ तक कि मुझे लगता है कि वे जानबूझकर हमें उन पर हमला करने के लिए उकसा रहे हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ, वे ऐसा क्यों करेंगे? क्या उनका इरादा इस बार हमारे महाचिन साम्राज्य को नष्ट करने का है? वे बलीश ठंडी आवाज में गुर्राया और बोला, हमारे साम्राज्य के पास 1 अरब सैनिक हैं। इन सैनिकों में 10 लाख से कम राजा स्तर के साधक नहीं हैं, कुछ 10,000 आत्मिक स्तर के साधक हैं और 100 से अधिक आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा हमारे पास इन सभी सेनाओं की अध्यक्षता करने वाले हमारे सम्राट हैं। यदि 6 संप्रदाय हाथ मिला भी लें तो हमें किस बात का डर होगा? हम फिर भी उन्हें कुचल देंगे। ललित सिंह ने अपना सिर हिलाया और कहा, उन संप्रदायों को कम करके नहीं आंका जा सकता, विशेष रूप से आदित्य विद्यालय को। यह 10,000 से अधिक वर्षों से अस्तित्व में है और इसके पास विशाल संसाधन और भंडार हैं। इसके अलावा उनकी सेनाओं ने हमारे साम्राज्य में भी घुसपैठ की है। हमारे साम्राज्य के भीतर कई वंशों ने उनका पक्ष लिया है, इसलिए यदि हम वास्तव में युद्ध में उतरते हैं तो हमारे साम्राज्य के भीतर ही विद्रोह निश्चित रूप से उत्पन्न होगा। क्या यह सबसे अच्छा नहीं है? हम उन सभी को एक साथ नष्ट कर देंगे, बलीश ने ठंडी आवाज में कहा। ललित सिंह ने फिर से सिर हिलाया, भाई बलीश, आपके विचार बहुत सरल हैं। आखिरकार इन वंशों के संबंध हमारे पूरे साम्राज्य में आपस में जुड़े हुए हैं और उनके पास कई जागीरदार हैं। यदि हम वास्तव में आदित्य विद्यालय और अन्य संप्रदायों के साथ युद्ध में उतरते हैं तो बहुत संभावना है कि हमारे सामने और पीछे दोनों तरफ दुश्मन होंगे और जरा सी चूक हमारे साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर देगी। बलीश चुप हो गया। वह मूर्ख नहीं था और ललित सिंह की बातों पर थोड़ा विचार करने के बाद वह सब समझ गया। यदि वे 6 संप्रदायों के विरुद्ध कार्य करते हैं तो यह उन सभी वंशों के विरुद्ध कार्य करने के समान था जो उन संप्रदायों से संबंधित थे और इन वंशों के कुछ शिष्य निश्चित रूप से साम्राज्य में पदों पर आसीन होंगे। संक्षेप में, एक बार जब उन्होंने संप्रदायों के खिलाफ कदम उठाया तो ढेर सारी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। हॉल में मौजूद सभी लोगों ने स्थापना पूर्वज की ओर देखा। वे यह तय नहीं कर सकते थे कि साम्राज्य को 6 संप्रदायों पर हमला करना चाहिए या नहीं, और केवल स्थापना पूर्वज ही वह निर्णय ले सकते थे। ललित सिंह सही कह रहे हैं। तलवार संप्रदाय को नष्ट करना उनके हमले का वास्तविक कारण नहीं है। उनका असली उद्देश्य हमारे साम्राज्य को हमला करने के लिए उकसाना है, स्थापना पूर्वज ने कहा। भले ही मुझे नहीं पता कि उन्हें ऐसा करने का आत्मविश्वास कहाँ से मिला, लेकिन यह मेरे इरादों के अनुरूप ही है। 6 संप्रदाय अंततः एक गुप्त समस्या का रूप हैं, इसलिए उन्हें खत्म करना ही सबसे अच्छा है। केवल 6 संप्रदायों को खत्म करने से ही दक्षिणी क्षेत्र वास्तव में मेरे महाचिन साम्राज्य का होगा। तभी मेरे महाचिन साम्राज्य को मध्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। जब वे यहाँ तक बोले तो स्थापना पूर्वज एक पल के लिए रुके और मुस्कुराए। आदित्य विद्यालय और अन्य संप्रदायों का मेरे महाचिन साम्राज्य को नष्ट करने का इरादा भी बिल्कुल वही है। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के संसाधनों को एक साथ लाकर और इसके सभी प्रतिभावान लोगों पर नियंत्रण करके ही उनके पास मध्य क्षेत्र के संप्रदायों के विरुद्ध जाने की योग्यता होगी। अन्यथा चाहे वह हमारा साम्राज्य हो या 6 संप्रदाय, हम शायद मध्य क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आवश्यक कीमत चुकाने के बाद भी जीवित रहने में असमर्थ होंगे। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या हम उनके द्वारा तलवार संप्रदाय को नष्ट करने का इंतजार करेंगे या हम उन्हें चौंका देंगे और अभी हमला करेंगे? ललित सिंह ने दबी आवाज में पूछा। चूंकि स्थापना पूर्वज ने निर्णय ले लिया था, इसलिए उसका काम उन्हें इसके विरुद्ध सलाह देना नहीं, बल्कि हमले की योजना बनाना था।
हम उनके द्वारा तलवार संप्रदाय को नष्ट करने का इंतजार करेंगे। स्थापना पूर्वज मुस्कुराए और बोले, भले ही तलवार संप्रदाय का पतन हो गया है और वह व्यक्ति मदांध साधु अपनी शक्ति का अधिक आकलन कर बैठा और स्वर्गपथ को पार करने की कोशिश में मारा गया, फिर भी तलवार संप्रदाय के पास वह संप्रदाय रक्षक महान संरचना है जिसे स्वयं मुक्त साधक ने स्थापित किया था। माना जाता है कि मुक्त साधक ने उस महान संरचना में अपनी आत्मा का एक अंश रखा था। हाँ, भले ही वह केवल उनकी आत्मा का एक अंश हो, एक संत स्तर के विशेषज्ञ की आत्मा शायद 5वें रैंक के राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञों के जीवन के लिए खतरा पैदा कर सकती है। मैं वास्तव में उसे देखने के लिए उत्सुक हूँ। 3 दिन बाद डार्कबिस्ट साम्राज्य के साधना कक्ष में। इस समय आरव का चेहरा पीला पड़ गया था और पसीना उसके पूरे शरीर से टपक रहा था। तीनों प्राकृतिक खजाने तलवार क्षेत्र के भीतर एक दूसरे के साथ गुंथे हुए थे, लेकिन वे अभी तक वास्तव में विलीन नहीं हुए थे। उनके तत्व और स्वभाव पूरी तरह से अलग थे, इसलिए वे निश्चित रूप से एक दूसरे को अस्वीकार करते और उन्हें आपस में गुंथने में सफल होना ही उसके लिए पहले से ही बहुत कठिन था। उसके पास वर्तमान में जो क्षमता थी, उसके साथ थोड़े समय में उन्हें पूरी तरह से विलीन करना अभी भी उसके लिए असंभव था। तीनों प्राकृतिक खजाने आरव के नियंत्रण में एक तलवार का आकार लेने लगे। तलवार की नोक बैंगनी मेघ वज्र से बनी थी, ब्लेड नरक अग्नि से बना था और मुठिया 9th नरक हिमसमीर से बनी थी। आरव की आंखों में एक पागलपन भरी चमक आ गई जब उसने अपने सामने उस तलवार को देखा जो तीनों प्राकृतिक खजानों से बनी थी। यह कुछ ऐसा था जिसे उसने प्रेरणा के एक क्षण में बनाया था और उसने केवल इसे आजमाने के बारे में सोचा था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में सफल हो जाएगा। आरव ने अपना हाथ बढ़ाया और तलवार को अपने हाथ में पकड़ लिया और फिर उसके शरीर के भीतर की गूढ़ ऊर्जा उसमें उमड़ पड़ी। आरव यह महसूस करके सुखद आश्चर्यचकित हुआ कि उन्होंने वास्तव में उसकी बैंगनी गूढ़ ऊर्जा को अस्वीकार नहीं किया और उन्होंने इसे खुद को घेरने दिया। तीनों प्राकृतिक खजाने पहले केवल एक साथ जुड़े थे और वे विलीन नहीं हुए थे। फिर भी अब जब उसकी बैंगनी गूढ़ ऊर्जा ने उन्हें घेर लिया तो तीनों प्राकृतिक खजानों को एक निश्चित सीमा तक विलीन माना जा सकता था। बेशक उनके विलीन होने के बाद उनके पास जो ताकत थी वह सबसे महत्वपूर्ण थी और यदि इसकी ताकत अपर्याप्त होती तो यह पूरी तरह से बेकार था। आरव ने अब और देर नहीं की। उसने अपनी संहार तलवार इंटेंट को अपने हाथ की तलवार से जोड़ दिया और फिर उसके चारों ओर एक लाल चमक पैदा हुई। तलवार के भीतर समाहित हिंसक ऊर्जा के कारण आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। जाओ, आरव ने चिल्लाते हुए अपनी कलाई झटकी। तीनों प्राकृतिक खजानों से बनी तलवार प्रकाश की एक किरण में बदल गई जो हिंसक रूप से आगे बढ़ी और यह इतनी तेज थी कि आरव भी इसे देख नहीं पाया और इसने सीधे उसके 300 मीटर सामने स्थित साधना कक्ष की दीवार को छेद दिया। आरव ने यह ध्यान नहीं दिया था कि तलवार जहां से भी गुजरी वहां स्थानिक दरार का एक निशान दिखाई दिया था और उसने इस पर ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि तलवार बहुत तेज थी और स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों ने तलवार के गुजरने के ठीक बाद दरारों की मरम्मत कर दी थी। इस हमले की शक्ति अंतरिक्ष को चीरने में सक्षम थी। दूसरे शब्दों में, यह प्रहार एक उच्च श्रेणी की दिव्य स्तर की युद्ध तकनीक के बराबर था। तलवार के प्रकाश की किरण में बदलने और दीवार को छेदने के कुछ ही पल बाद आरव के मन में कुछ विचार आया और उसने मन ही मन खुद को कोसा। हालांकि अब बहुत देर हो चुकी थी। बूम! एक जोरदार धमाका हुआ जिसने आसमान को हिला दिया और डार्कबिस्ट साम्राज्य के भीतर गूंज उठा। डार्कबिस्ट साम्राज्य के अनगिनत विशेषज्ञ दंग रह गए और शाही महल की ओर दौड़ पड़े क्योंकि आरव का साधना कक्ष शाही महल के भीतर ही था।
अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।